नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। आपके साथ मैं हूं अफीफा मलिक। देश की बड़ी खबरों में आज बात करेंगे केंद्रीय मंत्रियों के दौरे की, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं देश के तमाम युवाओं को मिले रोजगार के अवसर की। रोजगार को बढ़ावा देने के लिए और युवाओं के लिए उज्जवल भविष्य के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16वें रोजगार मेले में अलग अलग सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त 51,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र जारी किए। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपस्थित रहे। इस दौरान पीएम मोदी ने वर्चुअली केंद्र सरकार में चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र जारी किए। प्रधानमंत्री ने कहा अपने संबोधन में कि केंद्र सरकार में युवाओं को पक्की नौकरी देने का हमारा अभियान लगातार जारी है। हमारी पहचान भी है बिना पर्ची बिना खर्ची। आज 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। ऐसे रोजगार मेलों के माध्यम से अब तक लाखों नौजवानों को भारत सरकार में पक्की नौकरी मिल चुकी है। केंद्र सरकार में युवाओं को पक्की नौकरी देने का हमारा अभियान निरंतर जारी है और हमारी पहचान भी है बिना पर्ची बिना खर्ची। आज 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। ऐसे रोजगार मेलों के माध्यम से अब तक लाखों नौजवानों को भारत सरकार में परमानेंट जॉब मिल चुकी है। केंद्र वहीं राष्ट्र सेवा पर जोर देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आप सभी के विभाग अलग अलग हैं, लेकिन उद्देश्य एक है और हमारा एक ही उद्देश्य है। चाहे विभाग कोई भी हो, कार्य कोई भी हो, पद कोई भी हो, उद्देश्य एक ही है, जो कि है राष्ट्र सेवा। आपके विभाग अलग अलग हैं, लेकिन ध्येय एक है। और वो कौन सा ध्येय? हमें बार बार याद रखना है, एक ही ध्येय है। विभाग कोई भी हो, कार्य कोई भी हो, पद कोई भी हो, इलाका कोई भी हो, एक ही ध्येय, राष्ट्र सेवा। सूत्र एक, नागरिक प्रथम, सिटीजन फर्स्ट। आपको देश के लोगों की सेवा का बहुत बड़ा मंच मिला है। मैं आप सभी युवाओं को जीवन के महत्वपूर्ण पड़ाव पर इतनी बड़ी सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि युवाओं का ये सामर्थ्य हमारे भारत के उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी भी है और सबसे बड़ी गारंटी भी है। पीएम ने इस दौरान अपने विदेशी यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि आप सबको पता है कि 2 दिन पहले ही मैं 5 देशों की यात्रा से लौटा हूं और हर देश में भारत की युवा शक्ति की गूंज सुनाई दी। इस दौरान जितने भी समझौते हुए हैं, उनसे देश और विदेश दोनों जगह भारत के नौजवानों को फायदा होना ही है। आज दुनिया मान रही है कि भारत के पास 2 असीमित शक्तियां हैं। एक डेमोग्राफी, दूसरी डेमोक्रेसी। यानी सबसे बड़ी युवा आबादी और सबसे बड़ा लोकतंत्र। युवाओं का यह सामर्थ्य हमारी भारत के उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी भी है और सबसे बड़ी गारंटी भी है। और हमारी सरकार इसी पूंजी को समृद्धि का सूत्र बनाने में दिन रात जुटी है। आप सबको पता है 2 दिन पहले ही मैं 5 देशों की यात्रा कर करके
लौटा हूं, हर देश में भारत की युवा शक्ति की गूंज सुनाई दी। इस दौरान जितने भी समझौते हुए हैं, उनसे देश और विदेश दोनों जगह भारत के नौजवानों को फायदा होना ही है। आज प्राइवेट सेक्टर पर बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा, भारत सरकार का जोर प्राइवेट सेक्टर में रोजगार के नए अवसरों के निर्माण पर भी है। वहीं दूसरी तरफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर पीएम ने कहा कि आज भारत की एक बहुत बड़ी ताकत हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। मैन्युफैक्चरिंग में बहुत बड़ी संख्या में नई जॉब्स बन रही हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को गति देने के लिए इस वर्ष के बजट में मिशन मैन्युफैक्चरिंग की घोषणा की गई है। बीते सालों में हमने मेक इन इंडिया अभियान को मजबूती दी है। इसके साथ ही पीएम ने ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा विनिर्माण की बहुत चर्चा हो रही है। रक्षा विनिर्माण में भी भारत नए रिकॉर्ड बना रहा है। हमारा रक्षा उत्पादन 1.25 लाख करोड़ से ज्यादा पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि आज हमारा देश दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये मेरे नौजवानों की मेहनत का कमाल है। हाल ही में सरकार ने एक नई स्कीम को मंजूरी दी है, एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव स्कीम। इस योजना के तहत सरकार प्राइवेट सेक्टर में पहली बार रोजगार पाने वाले युवा को 15,000 रुपये देगी। यानी पहली नौकरी की पहली सैलरी में सरकार अपना योगदान देगी। इसके लिए सरकार ने करीब 1 लाख करोड़ रुपए का बजट बनाया है। इस स्कीम से लगभग 3.5 करोड़ नए रोजगार के निर्माण में मदद मिलेगी। साथियों, आज भारत की एक बहुत बड़ी ताकत हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। मैन्युफैक्चरिंग में बहुत बड़ी संख्या में नई नई जॉब्स बन रही है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को गति देने के लिए इस वर्ष के बजट में मिशन मैन्युफैक्चरिंग की घोषणा की गई है। बीते सालों में हमने मेक इन इंडिया अभियान को मजबूती दी है। हाल ही भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रोजगार मेले को लेकर खुशी जताई और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का विजन भारत के लिए वरदान है। उनके नेतृत्व में विकसित भारत के निर्माण का महायज्ञ चल रहा है। सभी क्षेत्रों में बहुत व्यापक काम हो रहा है। पीएम मोदी का ये कार्यकाल स्वर्णिम काल है। 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं। उन्होंने गरीबी को जड़ से खत्म कर दिया। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का विजन भारत के लिए वरदान है। विकसित भारत के निर्माण का महायज्ञ उनके नेतृत्व में चल रहा है। सभी क्षेत्रों में बहुत व्यापक काम हो रहा है। लेकिन रोजगार की दृष्टि से देखें तो मोदी जी का ये कार्यकाल स्वर्णिम काल है। 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी की रेखा के ऊपर आ चुके हैं। उन्होंने गरीबी को जड़ से उखाड़ के फेंक दिया है। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट हो या इनडायरेक्ट, अगर सीधे रोजगार की दृष्टि से देखें शासकीय सेवाओं में तो 10 लाख से ज्यादा नौजवानों को ऐसे नियुक्ति पत्र देके रोजगार दिया जा चुका है। उनमें से 51,000 को आज 51,200 से ज्यादा रेलवे सहित विभिन्न विभागों में सीधे शासकीय सेवा में सम्मिलित किया गया है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह केरल के तिरुवनंतपुरम पहुंच चुके हैं, जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश समिति के नए कार्यालय मराजी भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान केरल भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर भी मौजूद रहे। गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी का झंडा फहराने के बाद एक पौधा भी लगाया। वहीं जनता को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कई मुद्दों पर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का विकसित भारत का सपना है। गृह मंत्री अमित शाह ने आगे कहा, भाजपा ने कार्यकर्ता सम्मेलन को अन्य राजनीतिक दलों के सार्वजनिक सम्मेलन जितना बड़ा बना दिया और ये केरल में भाजपा के भविष्य का प्रतीक है। इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर को लेकर गृह मंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के अलावा कोई भी आतंकवाद को जवाब नहीं दे सकता है। हमारी सरकार ने पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकियों को घुसकर मारा। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तिरुवनंतपुरम के बाद कन्नूर के लिए रवाना होंगे, जहां वो थलीपरंबा राजेश राजवर मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। फिर उसके बाद दिल्ली वापसी हो सकती है। अन्य दलों की जितनी जनसभा होती है, इतना बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी ने किया है। वो केरल में भारतीय जनता पार्टी के भविष्य का परिचालन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रबुद्ध जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें हिस्सा लेने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचे। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने एयरपोर्ट पर रक्षा मंत्री का स्वागत किया। कार्यक्रम का आयोजन ऐशबाग के रामलीला ग्राउंड स्थित तुलसी मानस भवन में किया गया। रक्षा मंत्री ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। रामलीला मैदान पहुंचने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भगवान राम को पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद वो संवाद स्थल पहुंचे, जहां प्रबुद्धजनों से संवाद किया गया। इस दौरान रक्षा मंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा, महापौर सुषमा खरकवाल, महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी समेत भाजपा के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत अब केवल शक्ति संपन्न राष्ट्र नहीं, बल्कि एक ऐसा देश बन चुका है जो दुनिया को संस्कार भी दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत अब केवल एक भौगोलिक ताकत नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक और नैतिक शक्ति बन चुका है। हम दुनिया को सिर्फ शक्ति नहीं, संस्कार भी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि रक्षा क्षेत्र में भारत पहले केवल आयात करता था, लेकिन अब आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश रक्षा उपकरणों का निर्माण और निर्यात दोनों कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रक्षा के क्षेत्र में आज भारत टॉप 25 देशों में शामिल है जो हथियार निर्यात कर रहे हैं। हमने केवल हथियार नहीं बनाए, आत्मबल भी बढ़ाया है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की। सीएम मोहन यादव ने नरसिंह घाट पर शिप्रा नदी में स्नान किया और पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा यह नरसिंह का स्थान है। अतीत काल में लोग कहते हैं कि भगवान ने जब तांडव नृत्य किया और उसके बाद वो शांत होने के लिए यहीं पर उन्होंने अपना नरसिंह अवतार का स्वरूप दिखाया था। यह अतीत की बात है, लेकिन ये गौरवशाली स्थान है। मैं हर साल शिप्रा नदी में स्नान करता हूँ और ये मेरा पुराना स्थान है। यहाँ पर सावन से लेकर पूरे साल तक लोग स्नान करते हैं। काल की नगरी भगवान गोपाल कृष्ण की शिक्षा स्थली और नरसिंह का ये स्थान, अतीत के काल में लोग कहते हैं कि भगवान ने जब तांडव नृत्य किया और उसके बाद शांत होने के लिए दिगंबर के बजाय बागंबर जो वस्त्र धारण किया, नरसिंह अवतार का यहीं पे उनने अपना स्वरूप दिखाया था। अतीत की बात है, लेकिन गौरवशाली स्थान है। आज आपने स्नान किया है और यात्रा भी है, आज आपकी दिन भर कार्यक्रम भी है। मैं हर साल कोशिश करता हूँ कि छिपरा स्नान करूँ और ये मेरा पुराना स्थान है। बाबा नरसिंह का मंदिर है। यहाँ पूरी साल सावन से लगाकर पूरे वर्ष स्नान करने वाले लोग बाबा। राजधानी दिल्ली से अगली खबर, जहां सीलमपुर इलाके में एक 4 मंजिला इमारत के ढहने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे के चलते हड़कंप मच गया। वहीं सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस, दमकल और एनडीआरएफ की टीमों ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया। जानकारी के मुताबिक करीब 8 लोगों को मलबे से बाहर निकाल लिया गया है। वहीं 2 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है। इमारत गिरने के बाद राहत और बचाव अभियान फिलहाल जारी है। चोटिल लोगों को अस्पताल ले जाया गया और लोगों के फंसे होने की फिलहाल आशंका जताई जा रही है। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा, यहाँ एनडीआरएफ की टीम मौजूद है, लेकिन
लेकिन ये इतनी पतली गली है कि यहाँ हाथों से मलबा निकालने के अलावा कोई और दूसरा उपाय है ही नहीं। यहाँ राहत कार्य करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम सभी चाहते हैं कि यहाँ से जल्द मलबा निकल जाए। आशंका है कि मलबे में कुछ लोग फंसे हुए हैं, तो हम प्रयास कर रहे हैं कि उन्हें सकुशल निकाला जा सके। ये उन्होंने इस पूरी घटना को दुखद बताया और अभी तक फिलहाल इस खबर की बात करें तो इसमें 2 लोगों की मृत्यु की सूचना मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर पूर्वी दिल्ली डीसीपी संदीप लांबा ने कहा कि सुबह तकरीबन 7:15 पर उन्हें सूचना मिली। फिलहाल 7 लोगों को बचा लिया गया है और शेष के लिए बचाव अभियान अभी जारी है। उन्होंने आगे कहा कि अभी 3 से 4 लोगों के फंसे होने की भी आशंका जताई जा रही है। हम जल्द ही इन्हें बचा लेंगे। करीब 10 से 15 साल पुराना घर होगा। सुबह 7:15 के आसपास एक कॉल है, इसमें ये गली नंबर 5 वेलकम के इलाके में बिल्डिंग की फ्लैट में मतलब की फैमिली के कुछ मेंबर्स थे। कुछ तो 7 को अभी तक रेस्क्यू कर लिया है, बाकी अभी रेस्क्यू कैंप जारी है। तो पुलिस और एनडीआरएफ, सिविल डिफेंस और लोकल यहाँ के जो नागरिक सुरक्षा समिति के लोग लगे हुए थे, वो वॉलंटियर्स की तरफ बहुत सारा मतलब बाहर भी भेजा है। अभी एनडीआरएफ की टीम आ गई तो बच्चे निकाल के दे दो। सुबह 7:15 के आसपास एक कॉल है। और लेकिन इतनी पतली गली है कि उसमें से मलबा निकालने में हाथ से मलबा निकालने के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं है। हाथों से मलबा निकाला जा रहा है और हमारी टीम नगर निगम की 100 लोगों की तैयार खड़ी है स्टैंड बाय पर, लेकिन उसके बावजूद भी उनको अंदर जाने का रास्ता ही नहीं है। इतनी पतली 1 या 1.5 फीट की ये गली है, तो बहुत ही दुष्कर कार्य है यहाँ पे राहत कार्य करना। हम चाह रहे हैं जल्दी से जल्दी मलबा निकल जाए और अगर कोई लोग अंदर दबे हुए हैं जिसकी की आशंका है, वो किसी तरह से उनको हम लोग जीवित सकुशल बाहर निकाल पाएँ, इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो बड़ी दुखद घटना है। कितने लोगों की मौत कंफर्म हुई है? 2 लोगों की मृत्यु अभी सूचना है और 4 लोग अस्पताल में हैं लेकिन खतरे से बाहर। तो राजधानी दिल्ली में बड़ा हादसा हो गया सीलमपुर इलाके में, जहां 4 मंजिला इमारत गिरने से कई लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि इस बीच खबर आ रही है कि इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अभी तक फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी लोगों को बचाया जा चुका है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता विकास तिवारी। विकास, दिल्ली के सीलमपुर में इमारत ढहने से बड़ा हादसा हो गया है, क्या अपडेट आ रही है अभी तक? क्यों और कैसे हुआ, कितने बजे हुआ यह हादसा और फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा? जी, अगर दिल्ली के सीलमपुर में वेलकम इलाके में बात करें तो आज सुबह 4 मंजिला एक इमारत थी, वो ढह गई, जिसमें अभी तक 2 लोगों की मौत की खबर जो है वो सामने आ रही है और 1 साल के बच्चे समेत 8 लोग घायल हो गए हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि बिल्डिंग में 10 लोगों का एक परिवार रहता था, इसमें से 8 लोग घायल हैं और 2 की मौत हो गई है। फिलहाल प्रशासन जो है उस हादसे को गंभीरता से लेते हुए पूरी तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो युद्ध स्तर पर चल रहा है और मंत्री जो है वो वहां पे पहुंचे हैं। प्रशासन अब तैनात है और उनका कहना है कि जहां पर ये हादसा हुआ है वो गली जो है वो इतनी सकरी है कि उसमें हाथ से जो है मलबा हटाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता है। ना वो किसी तरीके के किसी उपकरण का उपयोग कर सकते हैं, ना जेसीबी, ना कुछ और, क्योंकि गली बहुत पतली है। ऐसे में उन्हें मलबा हटाने के लिए काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है और यही वजह है कि जो लोग हैं जो मलबे में फंसे हुए हैं वो अभी तक उसके अंदर ही हैं। फिलहाल अभी तक 2 लोगों की जो मौत है उसकी पुष्टि हुई है और जब ये बिल्डिंग ढही तो इसका मलबा कहीं ना कहीं आस पड़ोस की जो बिल्डिंगें थी उन पर भी जाकर गिरा और आस पड़ोस की बिल्डिंग में भी कुछ लोग घायल हो गए हैं, ऐसा निकल कर आ रहा है। और अगर बात करें घटना की तो अभी यही आशंका जताई जा रही है कि भारी आंधी और जो बारिश है उसकी वजह से ऐसा कुछ हुआ है। हालांकि कुछ लोग ये भी अनुमान लगा रहे हैं कि क्योंकि बीते दिन दिल्ली में भूकंप आया था तो, और ये पहली बार नहीं था बीते दिन, क्योंकि दिल्ली में पिछले अगर हफ्ते की बात करें इससे तो कई बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो लोगों का ये भी कहना था कि शायद भूकंप की वजह से ये घटना हुई है। फिलहाल अभी जो प्रशासन है वो राहत बचाव कार्य में लगा हुआ है और जो अभी तक मौत की खबर है वो 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और कुछ लोग अभी उसमें फंसे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हम तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए विकास। हादसे के चलते हड़कंप मच गया था राजधानी दिल्ली के सीलमपुर इलाके में, जहां 4 मंजिला इमारत ढह गई। हालांकि वजह मानी जा रही है कि हो सकता है खराब मौसम, आंधी तूफान और या यूं कहें कि भूकंप की वजह से कुछ असर पड़ा हो, लेकिन वही इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है और फिलहाल राहत बचाव कार्य जारी है। 2 लोगों की इस
हादसे में मौत हो गई है और घायल जो थे उनको अस्पताल पहुंचा दिया गया है। फिलहाल पुलिस, दमकल और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद हैं। राहत बचाव कार्य जारी है। जानकारी के मुताबिक करीब 8 लोगों को मलबे से बाहर निकाल लिया गया है। खबरों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहें आज की खबर के साथ ताज़ा तरीन खबरों के लिए।